हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। अच्छा, तो यहाँ देखिए, बताइए ये क्या है? इसे देखकर बताइए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कौन सा पाठ? इसे तो आप पहचानते ही होंगे, आप सब 9वीं कक्षा में हैं, तो आपने इसका कई बार प्रयोग किया होगा। अच्छा बताइए, ये किस काम आती है? ये है एक प्रकार कंपास। इससे हम वृत्त बना सकते हैं, चाप लगा सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। आपने कभी इससे कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं? देखिए, कुछ आसान और कुछ बहुत मुश्किल, लेकिन सबके सब मज़ेदार। तो बताइए आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं आपकी पुस्तक का 10वां पाठ। उसका नाम है वृत्त। तो आप वृत्त को भी पहचानते हैं। आप बता सकते हैं वृत्त क्या होता है? तो यहाँ देखिए कुछ वृत्त। तो अब बताइए कि हम एक वृत्त कैसे बना सकते हैं, किन किन तरीकों से। एक तरीका तो यही है, एक प्रकार लीजिए, उसमें एक पेंसिल लगाइए। ध्यान रखना है कि पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और फिर इसे यूं खोलकर एक वृत्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा और किन किन तरीकों से वृत्त बनाया जा सकता है? हम किसी कड़े या चूड़ियों की मदद से या एक प्लेट या थाली की सभी ओर पेंसिल से लकीर खींचकर या फिर किसी बोतल के ढक्कन से छोटा सा वृत्त बना सकते हैं। और किसी पहिए का प्रयोग करें तो एक बड़ा सा वृत्त बन सकता है। तो अब बताइए कि प्रकार से बने वृत्त और किसी और तरीके से बने वृत्त में क्या फर्क होगा? दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर होगा? बहुत आसान है। जो प्रकार से बना वृत्त है उसका केंद्र हमें पता होगा, क्योंकि जिस बिंदु पर हमने इस नोक को रखा वही उसका केंद्र है। और जो वृत्त किसी और चीज की मदद से बनाए गए हैं उनका केंद्र हमें नहीं पता होगा। तो ये केंद्र क्या चीज है? आइए देखें। तो यहां देखिए एक वृत्त और ये बिंदु, ये है इसका केंद्र। केंद्र क्या है? तो पहले बताइए कि वृत्त क्या है। क्या आप वृत्त को परिभाषित कर सकते हैं? ये इसका केंद्र है। यदि मैं इस केंद्र से इस वृत्त तक एक रेखा खींचूं, मान लीजिए यह बिंदु A है, तो OA, इस रेखा को हम इस केंद्र की त्रिज्या कहेंगे। ऐसी ही त्रिज्या यदि मैं यहां भी बनाऊं और यहां भी और यहां भी, केंद्र पर कहीं भी, तो क्या आप जानते हैं इन सभी त्रिज्याओं की लंबाई कितनी होगी? इन सभी की लंबाई OA के बराबर ही होगी। मान लीजिए यह है बिंदु B, C, D और E। तो OA बराबर है OB बराबर है OC, OD और इसी प्रकार से OE। इन सभी रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। ये है इसकी त्रिज्याएं। मान लीजिए OA की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो क्या आप एक ऐसी रेखा बना सकते हैं जो केंद्र से शुरू होकर वृत्त तक पहुंचे, लेकिन उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर ना हो? या तो 3 सेंटीमीटर से कुछ कम हो या फिर 3 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा हो। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ऐसी रेखा नहीं बना पाएंगे जो केंद्र से जाकर वृत्त तक पहुंचे, ऐसे वृत्त तक जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसी रेखा नहीं बना पाएंगे जो 3 सेंटीमीटर से कुछ छोटी हो या फिर कुछ बड़ी हो। या फिर आप ऐसी कोशिश कीजिए कि केंद्र से शुरू होकर एक ऐसी रेखा बनाएं जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, किंतु वो वृत्त तक ना पहुंचे, यहां बीच में रुक जाए या फिर इससे कहीं आगे चली जाए। क्या आप ऐसी एक रेखा बना पाएंगे? नहीं, 3 सेंटीमीटर की ऐसी रेखा बनाना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक वृत्त क्या चीज है? केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी वाले सभी बिंदुओं को यदि एक वक्र से यूं मिला दिया जाए तो वही एक वृत्त बन जाता है। केंद्र से समान दूरी पर आने वाले सभी बिंदुओं को मिलाने से ही हमें वृत्त प्राप्त होता है। तो इससे हमें वृत्त की परिभाषा प्राप्त हुई, जो कि है कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। और यह स्थिर बिंदु कौन सा है? यह स्थिर बिंदु है उसका केंद्र। और वह स्थिर दूरी कितनी है? वह स्थिर दूरी है इसकी त्रिज्या, जो कि इस वृत्त में 3 सेंटीमीटर है। तो आइए इस वृत्त की एक और त्रिज्या बनाकर देखें। इस केंद्र से वृत्त तक यह बन गई एक त्रिज्या। मान लीजिए इसका नाम है OA। अब यदि मैं इसी रेखा को O से और आगे बढ़ा दूं, तो ये आगे जाकर वृत्त को फिर कहीं काटेगी। मान लीजिए बिंदु B, तो AB रेखाखंड वह होगा इसका व्यास।
ओ ए त्रिज्या, मान लीजिए इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो आप बता सकते हैं कि ए बी की लंबाई कितनी होगी। ए बी होगी इससे दुगनी, क्योंकि एक त्रिज्या ओ ए और दूसरी त्रिज्या ओ बी, इन दोनों को मिला देंगे तो बन गया हमारा व्यास। तो ए बी बराबर होगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम जानते हैं वृत्त से जुड़ी हुई कुछ और मजेदार बातें। यहाँ देखिए, यहाँ वृत्त के आसपास बहुत से बिंदु लगे हैं। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा बिंदु वृत्त के अभ्यंतर में है, कौन सा बिंदु वृत्त के ऊपर है और कौन सा उसके बहिर्भाग में है। अभ्यंतर का अर्थ है वृत्त के अंदर का पूरा क्षेत्र, और वृत्त यानी इस रेखा, इस पूरे वृत्त के ऊपर आने वाले बिंदु वृत्त पर कहलाएंगे, और इस पूरे क्षेत्र से बाहर के बिंदु इसके बहिर्भाग में कहलाएंगे। तो अब बताइए कि क्या बिंदु C वृत्त के अभ्यंतर में है? बिल्कुल है, यह इस वृत्त के बीच में है। क्या बिंदु D भी इसके अभ्यंतर में है? नहीं, वह इससे बाहर है। और बिंदु E, वह वृत्त के ऊपर है, यहाँ। तो क्या आप वृत्त के अभ्यंतर में आने वाले सभी बिंदुओं का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, ये होगा बिंदु C, बिंदु H, G और यहाँ O भी, जो कि इसका केंद्र है। तो ये चारों बिंदु इस वृत्त के अभ्यंतर में हैं। अब बताइए, क्या बिंदु D वृत्त के ऊपर है? नहीं, वह वृत्त से बाहर है। क्या बिंदु F वृत्त के ऊपर है? बिल्कुल, यह वृत्त के ऊपर है। और क्या बिंदु C वृत्त के ऊपर है? नहीं, हमने अभी जाना कि यह वृत्त के अभ्यंतर में है। तो वृत्त के ऊपर आने वाले सभी बिंदुओं के नाम बताइए। यदि यहां से शुरू करें तो B, F, J, A और यहाँ E, ये सभी बिंदु इस वृत्त के ऊपर हैं। तो अब बताइए उन बिंदुओं का नाम जो इस वृत्त से बाहर हैं, यानी इसके बहिर्भाग में हैं, बाहरी हिस्से में। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यह बिंदु K, यह D और यह I, ये तीनों बिंदु इस वृत्त के बहिर्भाग में हैं। अभ्यंतर, वृत्त के ऊपर और वृत्त का बहिर्भाग, इनके अलावा एक और भी चीज जानने वाली है। ये जो वृत्त है, यह पूरा वृत्त और इसका अभ्यंतर, ये मिलाकर वृत्त क्षेत्र बनाते हैं। वृत्त क्षेत्र का अर्थ क्या है? आपने पढ़ा है क्षेत्रफल। तो वृत्त क्षेत्र वह स्थान है जो कि एक वृत्त द्वारा ढकी गई है। आइए इसे अच्छे से समझें। तो यहां देखिए, यहां है एक घोड़ा, इसे खूंटे से बांधा गया है, किंतु ये खूंटे से बंधा रहना नहीं चाहता, ये यहां से जाना चाहता है। इसलिए इसने खूंटे से जितनी दूर जा सकता था उतनी दूर जाने की कोशिश की। और आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि ऐसा करने से क्या हुआ। इसने इस खूंटे के सभी तरफ चक्कर लगा लगा कर जमीन पर एक वृत्त बना दिया है। ध्यान से देखिए, इसके चलने से जमीन पर एक वृत्त की आकृति बन गई है। अब वह स्थान जहां तक ये घोड़ा पहुंच सकता है, यानी उस वृत्त के ऊपर यह चक्कर लगा सकता है। क्या यह उस वृत्त से बाहर भी जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि रस्सी की लंबाई उतनी ही है। क्या यह वृत्त के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो जिस स्थान पर यह घोड़ा जा सकता है वह इस वृत्त का वृत्त क्षेत्र है, और उसके बाहर का हिस्सा उसका बहिर्भाग है। तो अब वापस इसी वृत्त को देखकर बताइए कि कौन से बिंदु हैं जो वृत्त क्षेत्र में हैं। जो बिंदु इस वृत्त के ऊपर हैं वे भी वृत्त क्षेत्र में हैं, और जो उसके अंदर हैं वे भी वृत्त क्षेत्र में हैं। तो बताइए, यानी बिंदु B, F, J, A, E और C, H, O, G, ये सभी के सभी बिंदु वृत्त क्षेत्र में हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वृत्त की जीवा के बारे में। अब ये जीवा क्या चीज है? मान लीजिए हम वृत्त के ऊपर कोई दो बिंदु लें, वृत्त के ऊपर, वृत्त के अभ्यंतर या बहिर्भाग में नहीं, वृत्त के ऊपर। मान लीजिए ये दो बिंदु हैं P और Q, और मैं एक रेखाखंड से इन दोनों को मिला देती हूँ। तो ये जो रेखा प्राप्त हुई PQ, ये इस वृत्त के लिए एक जीवा है। जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के ऊपर आने वाले किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाता है। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है A और यहाँ B, इसे मिला दूं तो यह भी एक जीवा प्राप्त हुई।
तो एक वृत्त पर आप कितनी जीवाएं बना सकते हैं? जितनी मर्जी, अनंत। इसी प्रकार से आप जितनी मर्जी जीवाएं बना सकते हैं। यहां इस वृत्त का केंद्र है। यदि मैं एक रेखा यहां ऐसे लगाऊं जो वृत्त के एक किनारे से होती हुई वृत्त के दूसरे किनारे तक जाए, मान लीजिए M और N, ये केंद्र से गुजर कर जा रही है, तो क्या यह भी एक जीवा है? बिल्कुल है। जीवा की परिभाषा कहती है कि वृत्त के ऊपर आने वाले किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाए तो हमें एक जीवा प्राप्त होगी। तो यहाँ वृत्त के ऊपर M और N दो बिंदु हैं, इन्हें मिलाया तो हमें जीवा प्राप्त हुई, किंतु यह जीवा केंद्र से होकर गुजर रही है। यह एक खास तरह की जीवा है। इसे हम और क्या कहते हैं? आपने इसके बारे में अभी पढ़ा। इसे हम व्यास भी कह सकते हैं। आप कोशिश कीजिए एक ऐसी जीवा बनाने की जो कि व्यास से लंबी हो, आप नहीं बना पाएंगे। तो व्यास ही किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। तो आपको इस वृत्त में पहचानना है कि ये जो रेखाखंडों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी एक जीवा है, कौन सी त्रिज्या है और कौन सा व्यास है। तो सबसे पहले है HG। क्या ये एक जीवा है? बिल्कुल, यह एक जीवा है। क्या DE भी जीवा है? DE भी एक जीवा है। क्या IF भी जीवा है? IF ये वृत्त के ही दो बिंदुओं को मिला रही है, किंतु ये केंद्र से भी होकर गुजर रही है। तो क्या यह एक जीवा है? बिल्कुल है। ये वृत्त का व्यास भी है, किंतु व्यास भी सबसे बड़ी जीवा ही है। OC, क्या OC भी एक जीवा है? नहीं, OC केंद्र से होकर वृत्त तक पहुंच रही है, तो यह वृत्त पर आने वाले दो बिंदुओं को नहीं मिला रही, तो यह उसकी त्रिज्या है। त्रिज्या को हम R से दर्शा सकते हैं। AB, क्या AB एक जीवा है? बिल्कुल है। यह इस वृत्त का व्यास भी है लेकिन जीवा भी है। व्यास के लिए हम D का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह डायामीटर यानी व्यास भी है। इसी प्रकार से IF को भी D भी लिखा जा सकता है। OF, क्या OF भी एक जीवा है? नहीं, वह भी केंद्र से होकर वृत्त तक पहुंची, तो यह भी केवल एक त्रिज्या है। आशा है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं वृत्त की चाप के बारे में। हमने पहले भी बात की थी कि हम एक प्रकार से वृत्त की चाप भी बना सकते हैं। अब ये चाप क्या चीज है? ये एक पूरा वृत्त है। यदि इसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दूं, मान लीजिए ये बिंदु A और ये बिंदु B, यदि इसे इतना काट दिया जाए तो ये जो AB भाग है, यह वक्र, इसे हम कहेंगे इस वृत्त की एक चाप। और इसे लिखते कैसे हैं? AB के ऊपर यूं एक वक्र का निशान, तो यह है एक चाप AB। अब यदि आप ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इन दो बिंदुओं ने असल में इस वृत्त को दो चापों में बांटा है। ये लघु चाप AB और ये इतनी बड़ी चाप, यह भी AB। तो इस भाग को हम कहेंगे लघु चाप और इस बड़ी चाप को हम बोलेंगे दीर्घ चाप। लघु चाप को लिखने के लिए हम AB के ऊपर ऐसा वक्र बनाते हैं, और दीर्घ चाप को दर्शाने के लिए क्या करें? यदि AB के ऊपर ही यूं वक्र बनाया जाए तो कैसे पता चलेगा कि लघु कौन सी और दीर्घ कौन सी? तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं एक और पॉइंट है। तो हम दीर्घ चाप को लिखने के लिए ACB ऐसे लिखेंगे। यदि कुछ और ना कहा गया हो और AB के ऊपर इस प्रकार का वक्र बना हो तो इसका अर्थ है कि लघु चाप के बारे में बात की जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कौन सी लघु चाप। इसी प्रकार से यदि आप A और C बिंदु को देखें तो यहाँ AC लघु चाप है और ये वाली बड़ी यानी कि ABC ये इसी वृत्त की दीर्घ चाप है। तो यहाँ देखिए एक वृत्त और इस पर तीन बिंदु हैं A, B और L। यदि लघु चाप है AB तो क्या आप उसके संगत दीर्घ चाप का नाम बता सकते हैं? ये दीर्घ चाप होगी यहां से यूं, तो इसका नाम होगा ALB, चाप ALB। तो यहाँ AB लघु चाप है और ALB इसकी दीर्घ चाप है। अब बताइए कि दी गई आकृति में चाप AB क्या है? लघु चाप, दीर्घ चाप या अर्धवृत्त? लघु चाप, बिल्कुल सही। और चाप ALB क्या है? लघु चाप, दीर्घ चाप या अर्धवृत्त? यह दीर्घ चाप है। अब यदि बिंदु A व B एक व्यास के किनारे हों तो इस व्यास के दोनों ओर बनी चापों को आप क्या कहेंगे? लघु चाप, दीर्घ चाप या अर्धवृत्त?
क्या उन दोनों को लघु कह सकते हैं या दोनों को दीर्घ कह सकते हैं? नहीं, वे दोनों बराबर होंगी, पूरे वृत्त का बिल्कुल आधा, तो हम उन्हें कहेंगे अर्धवृत्त। आधा वृत्त, तो सही उत्तर है अर्धवृत्त। तो आइए अब जानते हैं वृत्तखंड के बारे में। मान लीजिए एक वृत्त पर दो बिंदु हैं, L और M। यदि मैं इन्हें एक सीधे रेखाखंड से मिला दूं, मान लीजिए, तो इस रेखाखंड ने इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। यहां एक ये छोटा खंड और ये एक बड़ा खंड, तो इसे हम कहेंगे इस वृत्त के खंड। यह होगा लघु वृत्तखंड और यह पूरा हिस्सा होगा दीर्घ वृत्तखंड। तो क्या वृत्त को काटने का यही एक तरीका है? एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। यदि बिल्कुल बीच से काटा जाए तो दो अर्ध वृत्तखंड। क्या और भी कोई तरीका है? बिल्कुल है, जैसे हम केक को काटते हैं। यह है इस वृत्त का केंद्र। मान लीजिए इस केंद्र से वृत्त तक एक रेखा खींची और फिर इस केंद्र से यहाँ एक और रेखा खींची। तो अब ये जो टुकड़ा बना, ये केक की तरह लग रहा है, इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। यदि त्रिज्याओं का प्रयोग करके एक वृत्त को कुछ हिस्सों में बांटा जाए तो उन हिस्सों को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो आप बता सकते हैं यहाँ लघु त्रिज्यखंड कौन सा है? ये पूरा हिस्सा, क्योंकि ये दिखने में छोटा है तो ये लघु त्रिज्यखंड है। इसी प्रकार से ये पूरा बचा हुआ हिस्सा दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, इन दोनों का फर्क आप समझ गए होंगे। यदि किसी वृत्त को यूं काटा जाए किसी जीवा की सहायता से, तो जो दो हिस्से बनेंगे उन्हें हम कहेंगे वृत्तखंड। लेकिन यदि किसी वृत्त को त्रिज्याओं की मदद से काटा जाए, जैसे कि केक को काटा जाता है, तो उससे बने वाले टुकड़ों को हम कहेंगे त्रिज्यखंड। यह लघु त्रिज्यखंड और यह पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके साथ ही यदि मैं इस रेखा को यहाँ आगे बढ़ा दूं, केंद्र से निकलते हुए ये जाकर इस वृत्त को एक और बिंदु पर काटे, तो ये जो दो हिस्से बने इन्हें हम कहेंगे अर्धवृत्तीय क्षेत्र। ये पूरा वृत्त और उसका अभ्यंतर था वृत्तीय क्षेत्र, और अब इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है, तो इसे हम कहेंगे अर्धवृत्तीय क्षेत्र। अब ये जिस रेखा से बांटा गया है वह एक जीवा भी है और दो त्रिज्याएं भी हैं, तो यह अर्धवृत्तखंड है। तो चलिए अब हम जानते हैं अंतरित कोण के बारे में। मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं और उन्हें एक रेखा से मिलाया गया, और इस रेखा से अलग कोई और बिंदु है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए इस रेखाखंड का नाम है AB और ये तीसरा बिंदु है C। अब यदि मैं AC को मिला दूं और यहाँ से BC को मिला दूं, तो जो कोण इस C बिंदु पर बना इसे हम कहेंगे AB द्वारा C पर अंतरित कोण। यानी जब कोई रेखाखंड के दोनों छोरों से किसी और बिंदु को मिलाया जाता है तो उस पर बनने वाला कोण उस रेखा द्वारा अंतरित कोण कहा जा सकता है। तो यह कोण AB द्वारा C पर अंतरित कोण है। तो ये देखिए एक और वृत्त, और ये इसका केंद्र है O। मान लीजिए मैंने इस पर एक जीवा बनाई AB और OA को मिलाया और OB को मिलाया। तो बताइए कि AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? यहां मान लीजिए इसका नाम है कोण 1। यहां पर है एक लघुचाप AB और एक दीर्घ चाप मान लीजिए ACB। अब यदि इस C बिंदु को A से मिलाऊं और C बिंदु को B से भी मिलाऊं, तो ये जो कोण है यह कोण भी AB द्वारा ही बनाया गया है, किंतु इसे वृत्त की दीर्घ चाप पर बनाया गया है। यानी कोण ACB है AB द्वारा दीर्घ चाप पर अंतरित कोण। तो क्या हम ऐसे ही लघु चाप पर भी एक कोण बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ है एक बिंदु D, B को D से मिलाने पर और A को भी D से मिलाने पर एक कोण प्राप्त हुआ, यहाँ कोण ADB। तो कोण ADB AB द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण है। आशा है आप समझ गए होंगे अंतरित कोण। आइए अब देखते हैं कि जीवा की लंबाई कोण पर क्या असर डालती है। मान लीजिए एक बड़ी सी जीवा ली जाए, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण कैसा होगा? मान लीजिए इसका नाम है AB। तो कोण AOB को देखिए। अब मान लीजिए एक छोटी सी जीवा ली जाए, बस इतनी, C और D।
अब OC को मिलाने पर और OD को मिलाने पर CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है यहाँ। मान लीजिए इस कोण का नाम है 1 और इसका नाम है कोण 2। तो बड़ी जीवा यानी AB द्वारा बनाया गया कोण और इस छोटी जीवा यानी CD द्वारा बनाया गया कोण, उन दोनों को ध्यान से देखिए। कौन सा कोण बड़ा है? कोण 1 ही बड़ा है। यानी यदि जीवा बड़ी होगी तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बड़ा होगा। यदि जीवा छोटी होगी तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी छोटा होगा। अब मान लीजिए कि दो जीवाओं की लंबाई बराबर हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? उनके द्वारा अंतरित कोण कैसे होंगे? यदि जीवाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा अंतरित कोण भी बराबर होंगे। तो यह काम आप स्वयं करके देखिए। एक वृत्त बनाइए, उसकी बहुत सी जीवाएं बनाइए, कुछ बराबर, और फिर उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों को माप कर देखिए। बराबर जीवाओं द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। यही इस पाठ की पहली प्रमेय भी है 10.1, जो कहती है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। और इसका विलोम भी सत्य है, यानी प्रमेय 10.2, जो कहती है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। यदि प्रयत्न करेंगे तो इन दोनों बातों को आप बहुत ही आसानी से सिद्ध भी कर लेंगे। करके देखिए। यदि मुझसे सहायता चाहते हैं तो मैं एक हिंट देती हूँ कि वृत्त की त्रिज्या एक बहुत मजेदार चीज है, आपके काफी काम आ सकती है। अब तो आप इन दोनों प्रमेयों को अवश्य ही सिद्ध कर लेंगे। करके देखिए। तो अब हम वृत्त की कुछ और मजेदार बातें देखते हैं। यहाँ देखिए, यह है एक वृत्त, इसे मैंने कागज से काटा है। इसका केंद्र है O और इसकी एक जीवा है AB। अब यदि मैं इस वृत्त को कुछ इस प्रकार से मोड़ूं कि A और B एक दूसरे के ऊपर आएं, ऐसे, इसको बिल्कुल बीच से मोड़ दिया गया। इसका अर्थ है कि A और B को बिल्कुल आधा आधा बांट दिया गया है। यदि ये बिंदु M है तो AM MB के बराबर होगा। अब जो ये रेखा थी जो कि केंद्र से होती हुई इस AB पर आ रही है, यह रेखा पक्का इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या आप इसकी जांच करना चाहेंगे? आइए करके देखें। यह है एक और वृत्त और यहाँ इसका केंद्र है O। मान लीजिए मैं इस पे कोई जीवा बनाऊं AB, और यदि इस AB के बिल्कुल मध्य बिंदु से इस O को मिलाया जाए तो पक्का O और ये बिंदु है L, तो पक्का कोण OLB 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से कोण OLA यह भी 90 डिग्री का होगा। और मान लीजिए इसी का उल्टा करके देखें। एक और वृत्त, इसका केंद्र O और एक जीवा AB। अब यदि मैं O से AB पर एक लंब बनाऊं, यानी यहां से यहां तक एक 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, तो ये 90 डिग्री का कोण पक्का इस AB को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी AM बराबर होगा MB। तो क्यों ना हम इसे सिद्ध करके भी देखें, क्योंकि यही आपकी पुस्तक की एक प्रमेय भी है। तो यहाँ एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और जिसकी एक जीवा है AB, और हमने केंद्र से जीवा पर एक लंब बनाया, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाया। हमें यह सिद्ध करना है कि AM बराबर होगा MB। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया जा सकता है? त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB में यदि हम OA को मिला दें और OB को भी मिला दें, तो OA और OB इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो उनकी लंबाई बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि OA बराबर है OB। इसी प्रकार से OM, वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो वह भी बराबर होगी। OM बराबर है OM। अब ये कोण 90 डिग्री का दिया गया है, यानी कोण OMA बराबर है कोण OMB बराबर है 90 डिग्री। तो यहाँ ये हुआ R और OA और OB जो कि इसके हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण है, और OM और OM एक भुजा है यानी कि S। तो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि RHS से त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज
OMB के। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो AM बराबर होगा MB CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इससे हमें प्राप्त हुई हमारी अगली प्रमेय, आपकी पुस्तक की 10.3, जो कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो आइए अब इसका उल्टा देखें, इसी का रिवर्स। तो यहां देखिए, यहां एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और जीवा AB। यहां दिया गया है कि इन त्रिभुजों में AM बराबर है MB, यानी इस जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाया गया है और हमें यह सिद्ध करना है कि कोण OMB 90 डिग्री का होगा। अब इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया जाए? तो इन्हीं दो त्रिभुजों में त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB, इसमें OA बराबर है OB। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों इसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार से OM बराबर होगा OM। वह क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। और AM बराबर होगा MB। वह क्यों? क्योंकि AM बराबर MB दिया गया है। तो फिर SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2। अब यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम देख रहे हैं कि यह एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हैं। यदि इन दोनों का जोड़ 180 है और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 जमा कोण 1 बराबर 180 डिग्री, यानी 2 बार कोण 1 बराबर है 180 डिग्री, यानी कोण 1 बराबर है 180 बटा 2 या फिर 90 डिग्री। अब यदि कोण 1 90 डिग्री है तो कोण 2 भी 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि यह दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो इससे हमें प्राप्त हुई हमारी अगली प्रमेय 10.4, जो कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले कुछ खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है, बहिर्भाग या अभ्यंतर? अभ्यंतर। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक, वे वृत्त के डैश में स्थित होता है, बहिर्भाग या अभ्यंतर? बहिर्भाग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है, व्यास। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। अर्धवृत्त। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्त की जीवा। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में। वृत्त का अभ्यंतर, वृत्त और वृत्त का बहिर्भाग। तो चलिए अब बताइए कि दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य, और उनका कारण भी। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। बिल्कुल सही। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। नहीं, एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं। ऐसी कितनी भी जीवाएं बनाई जा सकती हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि 3 भागों में बांटा गया है तो वह चाप अर्धवृत्त से तो कुछ कम ही होगी। तो यानी यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक लघु चाप होगी। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। यह बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। यह सही नहीं है,
क्योंकि त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया होता है, दो त्रिज्याएं व वृत्त की एक चाप। वृत्त एक समतल आकृति है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी दो ही विमाएं हैं, कुछ लंबाई और कुछ ऊंचाई। तो आइए अब देखें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हों। एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र या संगत केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यदि किसी वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की दो जीवाएं केंद्र पर या संगत केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। केंद्र से होकर जाने वाली और किसी जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो बच्चों, यह था आपकी पुस्तक के 10वें पाठ का पहला भाग। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब आप अपनी पुस्तक की प्रश्नावली 10.1 और 10.2 को कर सकते हैं। यह आपका गृह कार्य है, उसे पूरा कीजिए और हम अब मिलेंगे इसी पाठ के अगले भाग में। धन्यवाद बच्चों।